नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेक मी जीनियस पर। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप और आपका परिवार एक खुशी और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको एक ऐसे सफर पर जहां खिलते हैं लाखों सपने, सुनाई देती है जंग की गूंज और महसूस होता है आजादी का जुनून। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब भारत पर उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अत्याचारी साम्राज्यों में से एक मुगलों का राज था। लेकिन जैसा इस साम्राज्य का सूरज डूबने लगा, भारत के इतिहास में एक नई कहानी लिखी जाने लगी। ये कहानी है ताकतवर जंगों की, इनकलाबों की और आजादी की तलाश की। एक कहानी जो हमें ले जाती है मुगलों के विशाल महलों से लेकर एक नए भारत के गलियों तक। ये सफर है भारत के हमारे संघर्ष का, जैसे हर भारतीय अपने दिल से महसूस करता है, अपनी रग रग में बहता है। ये है आजादी का सफर, एक ऐसा वतन का जिसकी धरती के कण कण में वीर योद्धाओं का बलिदान बसा है। ये कहानी है उन अनजान क्रांतिकारों की जिन्हें हो सकता है हम भूल चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें वो आसमान दिया है जिसमें हम अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। कुछ ही दिन बाद जब हम भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम उन यादों को ताजा करें जो इस देश के हर एक कोने में बसती हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है उन दिनों की जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक सोने सपने की तरह था जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पंजे में जकड़ रखा था। पर फिर भी इस सपने को साकार करने के लिए कई वीरों ने अपनी जान तक दे डाली। आज हम उसी सफर की बात करेंगे जिसमें खून की नदियां बहती थीं, पर फिर भी हर बूंद में एक उम्मीद थी, एक नई सुबह का इंतजार था। तो क्या आप तैयार हैं यह इतिहास यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के आजादी के सफर का ये अद्भुत और शानदार कारवां, जो सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है। कहानी का आगाज होता है जब 1494 में फरगना, आज के उज्बेकिस्तान में के एक छोटे से शहर के शासक बाबर ने अपने पिता के मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। बाबर, जो तैमुरिड राजवंश का एक हिस्सा था, अपने पिता के हाथों अपने पिछले साम्राज्य को खो चुका था। वो अपने पूर्वज तैमूर की तरह एक महान साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। यही सपना उसे भारत की तरफ खींच लाया। 1526 में बाबर ने अपने कुछ सैनिकों के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य का आगाज किया। ये बाबर का भारत पर पहला कदम था और इसके बाद उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से एक नए युग का आरंभ किया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उसका शासन इतना मजबूत नहीं था। शेरशाह सूरी ने उसे हराकर दिल्ली का ताज अपने सिर पर सजा लिया। मगर मुगलों का साम्राज्य यहीं खत्म नहीं हुआ। हुमायूं ने फिर से अपनी शक्ति जोड़ी और अपने बेटे अकबर के साथ फिर से भारत में मुगल साम्राज्य का सुधार केंद्र बनाया। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उसने न सिर्फ अपने विराट रणनीतियों से भारत के प्रमुख क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, बल्कि अपनी सामाजिक और धार्मिक नीतियों से भी लोगों का दिल जीत लिया। उसके समय में सुलह-ए-कुल, सबके के लिए शांति का सिद्धांत स्थापित हुआ, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया गया। अकबर के बाद उसके वंशज जहांगीर और शाहजहां ने भी मुगल साम्राज्य का विकास किया। शाहजहां ने ताजमहल जैसा विश्वकर्मिक आस्था का निर्माण करवाकर मुगल कला और संस्कृति का प्रतिरूप बना दिया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब का शासन आया, जो मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ था। औरंगजेब ने अपने कड़क धार्मिक नीतियों से देश में अशांति फैली। इसके कारण न केवल मुगलों के विरुद्ध विद्रोह, बल्कि उसके अपने वंश भी मुगल साम्राज्य को बचाया नहीं पाए। देश भर में मराठों, सिखों और राजपूतों के उठे मुगलों की शक्ति का खानदान कर दिया और 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य अपनी पुरानी शान को खो गया। औरंगजेब के बाद आने वाले बादशाहों में ना वो शक्ति थी, ना वो सामर्थ्य जो मुगल साम्राज्य को फिर से अपने चरम पर ले जा सके। 1857 की क्रांति के बाद
मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उसे दिल्ली के लाल किले से हमेशा के लिए निकाल दिया और इस तरह से हो गया मुगल साम्राज्य का अंत। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रवेश काफी दिलचस्प और रणनीतिक थी। ये सब शुरू होता है 1600 के दशक में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर दिया था जो उनको भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार देता था। अंग्रेज शुरू में व्यापारियों के रूप में भारत आए। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के मसाले, कपास, रेशम और अन्य संसाधनों से अपना व्यवसाय बढ़ाना था। पहले अंग्रेजों ने भारत के तटीय क्षेत्रों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जहाँ से वह अपना व्यापार करते थे। सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में उन्होंने अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। साल 1798 सहायक गठबंधन। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की अवधारणा का परिचय दिया, जिसमें भारत के राज्य को ब्रिटिश सुरक्षा के लिए उनके साथ गठबंधन करना पड़ा था, लेकिन इस गठबंधन के बदले में उनको अपनी सेना के खर्च उठाने पड़ते थे। यह नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के कई राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। साल 1848 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का परिचय दिया था, जिसमें अगर किसी राज्य का राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता था। यह नीति के बाद झांसी, सतारा, नागपुर और दूसरे बड़े बड़े राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। अब तक भारतीयों को समझ आ चुका था कि वो खुद अपने देश में अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। साल 1857 में उठा था आजादी का पहला चिराग, जिसका प्रकोप पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक वीर का जन्म हुआ था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज उठाया थी। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में एक सिपाही के रूप में शामिल था। वहां और बहुत सारे भारतीय सिपाही थे, लेकिन उनके साथ ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कठोर और अपमान किया जाता था। 1857 का विद्रोह शुरू होने का एक प्रमुख कारण नई एनफील्ड P53 राइफल का परिचय था। यह राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, उन्हें बंदूक में डालने से पहले उनका कवर अपने दांतों से काटना पड़ता था। और एक अफवाह फैला गई थी कि ये घी गाय और सुअर के चर्बी से बना था। इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, क्योंकि हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम लोग सुअर को नापाक। मंगल पांडे ने इस बेइज्जती और ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ अपने गुस्से को व्यक्त किया। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ खुला विद्रोह किया और अपने साथियों को भी विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कई राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। दिल्ली से बहादुर शाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और तांतिया टोपे और झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनके यह एक्शन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और उन्होंने विद्रोह को तुरंत दबाने का फैसला लिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को 30 साल के उम्र में उन्हें फांसी दी गई और वो बन गया भारत के सबसे पहले शहीद जवान। लेकिन उनका बलिदान और उनके साहस ने भारत के हर कोने में अंग्रेजों के खिलाफ चिराग लगा दी। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय लोगों में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की भावना बढ़ने लगी थी। इसी संदर्भ में 28 दिसंबर 1885 को रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक साथ लाकर एक राजनीतिक मंच बनाने का सोचा, ताकि भारतीय लोग अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकें। ह्यूम के अलावा दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी और दिनशॉ बाचा जैसे प्रमुख भारतीय नेताओं ने भी इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका पहला अधिवेशन साल 1885 में बॉम्बे, आज का मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें उमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष चुना गया। साल 1905 में तत्कालीन ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हो गया था। यह निर्णय का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था, लेकिन इसका असली मकसद अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल मतलब फूट डालो और राज करो की नीति थी।
बंगाल उस वक्त भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का मिलन था। अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में बांटने की योजना बनाई। पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र शामिल थे, जिसमें बिहार और ओडिशा भी शामिल थे। पूर्वी बंगाल इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र शामिल थे, जिसमें असम भी शामिल था। अंग्रेजों ने ये दावा किया कि बंगाल का आकार बहुत बड़ा है, जिसका कुशलता से शासन करना मुश्किल है। लेकिन असली वजह थी हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना और राष्ट्रवादी भावनाओं पर अंकुश लगाना। हिंदू समुदाय ने इस विभाजन को अपने हितों के खिलाफ समझा और इसके खिलाफ भारी विरोध किया। इसके जवाब में 1905 में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लजपत राय के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का प्रचार किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम समुदाय ने विभाजन को समर्थन दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक अलग मुस्लिम बहुल प्रांत उनके हितों की रक्षा करेगा। लेकिन आगे चलकर उन्हें भी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को समझ लिया था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया, क्योंकि इसके खिलाफ भारत व्यापी विरोध ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था। बंगाल का पुनरेकीकरण हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और इस भारतीय समाज में एक एकजुट विपक्ष का मूड बनाया। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ एक बड़ी जीत थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में काफी प्रभावशाली रही। 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। यहाँ उन्होंने 20 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई की थी। उनके भारत वापस आने के बाद उन्होंने अपने अनोखे और अहिंसक तरीकों को जारी रखा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ सत्याग्रह का प्रबंध किया था, जिसने अहिंसक प्रतिरोध का उपयोग किया था। उनका ये दृष्टिकोण दक्षिण अफ्रीका में काफी सफल रहा और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने पहले 1 साल तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भारत की जनता के समस्याओं को समझा। उन्होंने देखा कि भारत में भी गरीबी, शोषण और ब्रिटिश जुल्म काफी प्रचलित थे। साल 1917 चंपारण सत्याग्रह, ये उनका पहला प्रमुख अभियान था, जिसे उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह किया। यह आंदोलन ने उनको भारतीय जनता में और भी लोकप्रिय बना दिया था। उसके बाद साल 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसानों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया, जो हाई टैक्स मतलब भारी करों के लिए ज़ेन के खिलाफ थे। साल 1918 में अहमदाबाद खादी मिल पे उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किए थे, जो उनके वेतन मुद्दों के लिए थे। गांधी जी ने भारत की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन में शामिल किया। उनके नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नए जुनून का जन्म हुआ, जिसका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखे गए। गांधी जी के आगमन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका सरल और शक्तिशाली संदेश था, हम लड़ेंगे लेकिन बिना हिंसा के। 13 अप्रैल 1919 को भारत इतिहास के सबसे दुखद घटना में से एक हुआ। दरअसल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया था, जिसमें बिना किसी मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। यह एक्ट के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा था। अमृतसर, पंजाब में भी इस एक्ट के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे थे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग, अमृतसर में कई लोग अपने विरोध को व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश सेना के जनरल डायर को ये सभा मंजूर नहीं थी और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपनी फौज को वहां भेज दिया। उन्होंने भरी सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और वो भी बिना किसी रुकावट के। बाग के गेट बंद कर दिए गए और लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं और 1000 से ज्यादा लोग वहां शहीद हो गए। ये घटना पूरे देश में एक रोष का कारण बन गया। लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया और गांधी जी ने इसके बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया। इस घटना के बाद गांधी जी साल 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किए,
जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूल और कॉलेज और सरकारी नौकरियां छोड़ना शामिल था। असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, उसका मकसद था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना। इस आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक विरोध मार्च आयोजित किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस पर प्रदर्शनकारी गुस्सा हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसे आग लगा दी। यह घटने में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। चौरी चौरा घटना से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि आंदोलन का हिंसक होना उनके अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया। 1920 के दशक तक भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। कांग्रेस ने कई बार ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, जिसके भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत एक स्वशासित राष्ट्र का स्टेटस मिले। लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का मांग रखने का फैसला किया। 1928 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में उन्हें सत्र में भारत के लिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सभी प्रतिनिधियों ने एकमत से स्वीकार किया। कांग्रेस ने फैसला किया कि 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद गांधी जी ने 1930 में सविनय स्वराज आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश नमक कानूनों का विरोध किया, टैक्स देना बंद कर दिया और नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ कदम बढ़ाया। ये एक प्रतीकात्मक यात्रा थी, जिसमें लोगों को ब्रिटिश कानूनों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मार्च के दौरान गांधी जी ने कई गांवों से होकर गुजरे और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। लोगों ने बड़े जोशोखरोश के साथ इस मार्च में शामिल हो गए और ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महान क्षण बन गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर अपने हाथों से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया। ये एक प्रतीक रूप से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और लोगों को प्रेरित किया कि वो भी अपने शहर और गांव में नमक बनाएं। दांडी मार्च के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नमक कानून का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने अपने अपने शहर में नमक बनाया और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। गांधी जी की इस क्रांति से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये गिरफ्तारी आंदोलन को और भी तेज कर गई और लोगों में आजादी का जुनून और भी भड़क उठा। साल 1939 का समय था जब मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और उसके साम्राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस के नेतृत्व में नाजी जर्मनी, फासीवादी इटली और जापान के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत के लोगों से सलाह मशवरा किया ही भारत को युद्ध में जोड़ दिया और भारत के अनुर्सी को युद्ध में उपयोग किया। इससे भारत के लोगों में गुस्सा और नफरत बढ़ने लगी। गांधी जी और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध के दौरान भारत को आजादी देने की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को ठुकरा दिया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था ताकि भारत के नेताओं से समझौता हो सके, लेकिन ये मिशन फेल हो गया, जिसके भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ और भी नफरत बढ़ गई। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, आज के मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की और लोगों से कहा कि वो पूरी शांति से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करें और उनके आदेशों का पालन न करें। भारत छोड़ो आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। हर शहर गांव में लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उतर आए। यह आंदोलन में हर वर्ग और उम्र के लोग शामिल हुए, चाहे वो छात्र हों, किसान हों या कर्मचारी हों। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कदम उठाए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस के नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को रोकने के लिए लाठीचार्ज, फायरिंग और सामूहिक गिरफ्तारियां का सहारा लिया।
भले ही अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत के लोगों का जुनून और भी भड़क उठा। यह आंदोलन ने भारतीयों के मन में ये बैठा दिया कि अब आजादी दूर नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार की हालत और भी कमजोर हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि भारत पर अब और लंबा शासन संभव नहीं है। भले ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजादी नहीं मिली, लेकिन इसने भारत की आजादी के सफर को रफ्तार दे दी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, जिसका उद्देश्य भारत के नेताओं के साथ बातचीत कर एक समझौता करना था। लेकिन ये मिशन एक मजबूत समझौता करने में विफल रहा और सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। माउंटबेटन ने यह समझा कि अब भारत को आजादी देने का समय आ गया है। उन्होंने भारत को दो अलग अलग देशों में बांटने की योजना का प्रस्ताव रखा। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की रात को भारत दो अलग देशों में बांट हो गई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। विभाजन के दौर में हिंदू मुस्लिम के बीच हुए दंगे और हिंसा ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन ये एक कड़वी सच्ची थी जो भारत की आजादी के सफर में आई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला सुबह देखा। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर भारत का पहला तिरंगा फहराया और अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी, जिसने उन्हें भारत के नए युग का ऐलान किया। भारत के आजाद होने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। देश ने अपना संविधान बनाया, चुनाव हुए और भारत एक लोकतंत्र बन गया। आजादी के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे विभाजन का दर्द, देश के विकास का रास्ता ढूंढना और एक मजबूत राष्ट्र बनाना। ये कहानी सिर्फ हमारी पिछली नस्लों का इतिहास नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें ये याद दिलाता रहेगा कि आजादी का असली मूल्य क्या होता है और उसकी हिफाजत हमारे हाथों में है। तो आइए इस आजादी को सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा के रूप में मनाएं, जिसमें हम अपने देश के सपनों को आगे बढ़ाने का वचन लेते हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना से देखा है। ये आजादी का सफर अब भी जारी है और हमें मिलकर इस सफर को उसी साहस और हिम्मत के साथ आगे ले जाना है, जिसका भारत एक मजबूत, समृद्ध और संवेदनशील देश बन सके। ये थी भारत की आजादी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके ऐसे ही वीडियो देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।